प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं हरीश सितलरे स्वयं के इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में जलवायु परिवर्तन के समन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा जलवायु परिवर्तन समन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना है। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार, वनीकरण और कार्बन कैप्चर तकनीकों का विकास शामिल है। समन प्रयासों में परिवहन, उद्योग, कृषि और भवन निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और नीतिगत हस्तक्षेप करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे पेरिस समझौता वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को 2 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखने का लक्ष्य रखते हैं। ये प्रयास दीर्घकालीन स्थिरता और मानव जीवन सुरक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो जिसमें हम कवर करेंगे पर्यावरणीय प्रभाव, फिर हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, फिर आर्थिक प्रभाव देखेंगे, फिर उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसकी प्रभाव, और फिर हम देखेंगे अनुकूलन और समन। लास्ट में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन पर भारत को दी गई डेडलाइन के बारे में चर्चा करेंगे। मानव गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया और ये यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में तापमान इस कदर तक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है, भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन है क्या। तो जलवायु परिवर्तन एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी हैं। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैसें और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों में सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का तापमान धरती से बाहर नहीं जा पाता है और ऐसे में धरती का तापमान बढ़ने लगता है। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी 50% तक की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। तो प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं और जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफानों की संख्या बढ़ गई है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से ही कहीं अधिक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ रहा है। अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो सकते हैं और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। तापमान बढ़ने के कारण इन इलाकों में इसके उलट परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में आई बाढ़ इसी का नतीजा है। तो तापमान वृद्धि का सबसे बुरा असर गरीब देशों पर होगा, क्योंकि उनके पास जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव, तापमान वृद्धि वर्तमान समय में
मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में आज वैश्विक तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि एक स्थिर प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई है। मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। इस तापमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में व्यापक और गहरे पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव में सबसे पहले देखते हैं हीट वेव। तो गर्मी की लहरें या अत्यधिक गर्म मौसम की घटनाएं हाल ही के दशकों में अधिक तीव्र और अधिक बार होने लगी हैं। हीट वेव का मुख्य कारण तापमान में वृद्धि है, जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण होता है। ये घटनाएं न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी भारी प्रभाव डालती है। हीट वेव के दौरान पौधे और जानवर अपने आदर्श तापमान सीमा से बाहर हो जाते हैं, जिससे उनकी उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। अगला प्रभाव देखते हैं ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना। तो ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन के सबसे स्पष्ट और चिंताजनक प्रभावों में से एक है। आर्कटिक क्षेत्र, जिसे पृथ्वी का फ्रीजर कहा जाता है, जिसमें बर्फ की मोटाई और विस्तार में लगातार कमी आ रही है। उपग्रहों द्वारा की गई निगरानी से पता चलता है कि आर्कटिक समुद्र बर्फ सिकुड़ती जा रही है और हर दशक इसमें इसका विस्तार लगभग 13% तक कम हो रहा है। इसी प्रकार ग्लेशियरों का भी तेजी से पीछे हटना जारी है। यह प्रक्रिया वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। ग्लेशियरों के पिघलने से सीधे तौर पर समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से मीठे पानी की आपूर्ति में भी कमी हो रही है, जिससे उन समुदायों पर संकट उत्पन्न हो जा रहा है जो ग्लेशियरों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रभाव देखते हैं समुद्री स्तर में वृद्धि। तो समुद्र स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर परिणाम है। पिछली एक सदी में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 20 सेंटीमीटर, लगभग 8 इंच की वृद्धि हुई है। हालांकि यह वृद्धि छोटे पैमाने पर दिखाई देती है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े गंभीर हो सकते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि की दर बढ़ती जा रही है और यह मुख्य रूप से 2 कारणों से हो रहा है। पहला जो है ध्रुवीय प्रभाव और ग्लेशियरों का पिघलना और महासागरों के तापीय विस्तार। तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों को इस समुद्र स्तर वृद्धि में गंभीर खतरा हो सकता है। बाढ़ और कटाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग विस्थापित हो रहे हैं। अगला प्रभाव देखते हैं महासागरीय अम्लीकरण। तो महासागरीय अम्लीकरण जलवायु परिवर्तन का एक अपेक्षाकृत कम ज्ञात लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड महासागरीय जल में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाता है, जिससे महासागरों की अम्लीयता बढ़ती है, उसका पीएच लेवल बढ़ने लगता है। इस अम्लीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव समुद्री जीवन पर पड़ रहा है, विशेष रूप से मूंगा रिप्स, घोंगे सीप आदि और कुछ मछली प्रजातियों पर। मूंगा रिप्स, जिन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, अम्लीय पानी में अपना कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा खोने लगते हैं, जिससे वे कमज़ोर हो जाते हैं और उनके रहने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मोल्स्क और कुछ मछली प्रजातियां भी अम्लीयता के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे उसके विकास और उत्तरजीविता पर भी असर पड़ता है। अगला जो प्रभाव है वो है अत्यधिक मौसम की घटनाएं। तो जलवायु परिवर्तन अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता के वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। शोध से पता चलता है कि हाल ही के दशक में तूफान, बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ये घटनाएं न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं,
बल्कि मानव जीवन और संपत्ति पर भी प्रभाव डालती है। तूफानों की तीव्रता में वृद्धि मुख्य रूप से महासागरों के तापमान में वृद्धि के कारण हो रही है। गर्म हवा से तूफानों को अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे वे अधिक विनाशकारी बनते हैं। बाढ़ और सूखे की घटनाओं में भी बदलाव आया है। जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर सूखे की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। जंगल की आग भी अधिक व्यापक और तीव्र हो रही है, जिसका कारण बढ़ते तापमान और सूखे की स्थिति है। अब हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में बदलाव और वातावरण में प्रदूषकों की वृद्धि में नई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें गर्मी से संबंधित बीमारियां, श्वसन समस्याएं, वेक्टर जनित रोगों का प्रसार प्रमुख हैं। आइए हम इन स्वास्थ्य प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे जो पहला प्रभाव है गर्मी से संबंधित बीमारियां। तो तापमान में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा परिणाम है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अत्यधिक गर्मी बढ़ती जा रही है और उसकी आवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। अत्यधिक गर्मी का मानव शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे हीट स्ट्रोक, हीट एक्सहास और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियां शामिल हैं। हीट स्ट्रोक, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति जानलेवा हो सकती है, विशेषकर वृद्धों, बच्चों और उन लोगों के लिए जो पहले से ही हृदय संबंधी समस्याओं या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हीट एक्सहासन, लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में रहने से शरीर में जल और नमक की कमी हो सकती है, जिससे हीट एग्जॉस्ट हो सकता है। इसके लक्षणों में अत्यधिक पसीना, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और उल्टियां शामिल हैं। श्वसन समस्याएं, जलवायु परिवर्तन के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट भी मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें और अन्य प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि से श्वसन समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो पहली जो समस्या है प्रदूषण और अस्थमा। वायुमंडल में ओजोन और सूक्ष्म कण का जो PM 2.5 है, उसका स्तर बढ़ने से अस्थमा और श्वसन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ये प्रदूषण फेफड़ों में सूजन, श्वसन नलियों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे अस्थमा के दौरे और सांस लेने में कठिनाई जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला देखते हैं एलर्जी और परागकण से। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे परागकणों का उत्पादन और वितरण बदल रहा है। इससे एलर्जी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, विशेषकर उन लोगों पर जो परागकणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला देखते हैं धुआं और फेफड़ों की बीमारी। जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है, वायु प्रदूषण का एक और स्रोत है। धुएं में मौजूद कण फेफड़ों में घुस जाते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगला देखते हैं वेक्टर जनित रोगों का प्रसार। तो वेक्टर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया उन रोगों में शामिल है जो कीड़ों द्वारा फैलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हो रही है, जो रोगों के फैलने वाले कीड़ों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर रही है। अगला हम देखते हैं डेंगू और मलेरिया। मच्छरों द्वारा फैलने वाले ये रोग जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक व्यापक होते जा रहे हैं। उच्च तापमान मच्छरों के जीवन चक्र को तेज करता है, जिससे वे अधिक तेजी से प्रजनन कर सकते हैं और अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा मानसून, बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि मच्छरों के प्रजनन स्थलों को बढ़ा सकती है, जिससे इन रोगों का प्रसार हो रहा है। अगला देखते हैं चिकनगुनिया। यह एक वेक्टर जनित रोग है जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से फैल रहा है।
यह भी मच्छरों के माध्यम से फैलता है और इसके प्रसार दर भी बढ़ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से इसका प्रकोप कम था। अगला प्रभाव देखते हैं, आर्थिक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव अत्यंत व्यापक और जटिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह प्रभाव विभिन्न माध्यमों से समाज के सभी स्तरों पर महसूस किया जा सकता है, जैसे कृषि हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बीमा उद्योग हो गया और प्रवासन से संदर्भ में। तो पहला जो प्रभाव देखते हैं, कृषि पर प्रभाव। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण है। बदलते मौसम के पैटर्न के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ या अत्यधिक तापमान की घटनाएं फसल की पैदावार को घटा रही हैं। भारत जैसी देशों में जहां कृषि अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा है, यह विशेष रूप से चिंताजनक है। मौसमी अनियमितताओं के कारण किसान अपनी फसलों के लिए सही समय का अनुमान नहीं लगा पाते, जिससे फसल का उत्पादन में भारी कमी आ रही है। यह खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि उत्पादन में कमी का सीधा असर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति और गरीबी बढ़ सकती है। साथ ही कृषि से जुड़े अन्य उद्योगों जैसे खाद और कीटनाशक उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रभाव देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे कि बाढ़, तूफान और समुद्री स्तर पर वृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। सड़कें, पुल, इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत इससे बढ़ रही है। समुद्र के किनारे बसे शहरों में समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय इलाकों में बसे बुनियादी ढांचों को नष्ट होने का खतरा है। इससे न केवल अधिक हानि होती है, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति के परिणाम स्वरूप सरकारों को मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जिससे अन्य परियोजनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रभाव देखते हैं, बीमा लागत में वृद्धि। तो जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं और बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय जोखिम भी बढ़ रहे हैं। बीमा उद्योग को उच्च जोखिम क्षेत्रों में बीमा कवरेज प्रदान करना महंगा पड़ता है और कुछ मामलों में बीमा कंपनियों ऐसे क्षेत्रों में कवरेज देने से इनकार भी कर सकती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है और उसकी जीवन शैली पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बीमा लागत में वृद्धि से व्यवसायों और उद्योगों की परिचालन की जो लागत है वो बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो सकती है। अगला जो प्रभाव है वो है प्रवास और विस्थापन। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासन और विस्थापन की घटनाएं भी बढ़ रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा और अन्य पर्यावरणीय दबावों के कारण लोग अस्थायी या स्थायी रूप से पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस तरह के विस्थापन से शहरी इलाकों में संसाधनों और बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित ग्रामीण इलाकों से पलायन कर शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो शहरी बुनियादी ढांचों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विस्थापित लोगों का आजीविका का सवाल होता है और उन्हें नए स्थानों पर रोजगार के अवसरों की तलाश करनी पड़ती है। इसी तरह के प्रवास से सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न केवल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर सीमित है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां बढ़ रही है, वैसे वैसे संसाधनों पर संघर्ष, सामाजिक असमानता और नीति निर्माण में भी बढ़ती चुनौतियां भी उभर कर सामने आ रही हैं। आइए इन प्रभावों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रभाव है, संसाधनों पर संघर्ष। तो जलवायु परिवर्तन के कारण
प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी हो गया, भूमि और खाद्य सामग्री हो गया, इस पर दबाव पड़ रहा है। यह दबाव संसाधनों की कमी का कारण बनता है, जिससे विभिन्न समुदायों और देशों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। पानी के संसाधनों पर संघर्ष। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा और पानी में कमी हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा हो रही है। इससे पानी की उपलब्धता में असमानता उत्पन्न हो रही है। पानी की इस कमी के कारण घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए संघर्ष बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए नदी बेसिन क्षेत्रों में पानी का उपयोग को लेकर देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं खाद्य संसाधनों पर संघर्ष। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में भी कमी हो रही है, जिससे खाद्य सामग्री की उपलब्धता और कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। सूखा, बाढ़ और असामान्य मौसम की घटनाओं के कारण फसलों की उपज में कमी आ रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सामग्री के लिए संघर्ष और अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं सामाजिक असमानता। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं पहले से ही असमानताओं से जूझ रहे समाजों में और अधिक विषमता को जन्म दे सकती है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वंचित समुदायों पर प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का सामना सबसे अधिक गरीब और वंचित समुदायों को करना पड़ता है। ये समुदाय प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभावी सुरक्षा और पुनर्वास के साधनों की कमी होती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता भी गरीबी और असमानता को बढ़ावा देती है। अब हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी असमानता। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच भी असमानता बढ़ सकती है। जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता अधिक होती है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां हैं और सेवाएं, इस पर निर्भरता ज़्यादा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में कमी और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच सामाजिक और असमानता और भी गहरी हो सकती है। अब हम देखते हैं नीति निर्माण में बढ़ती चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए नीति निर्माताओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। तो सबसे पहले जो चुनौतियां, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। नीति निर्माताओं को विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरणीय संरक्षण की अनदेखी की जाती है, जिससे दीर्घकालीन दृष्टिकोण से नुकसान होता है। इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में पर्यावरणीय नियमों को सख्त करने से विकास परियोजनाओं में देरी या रुकावट आ सकती है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। हालांकि विभिन्न देशों के बीच विकास के स्तर, आर्थिक हितों और राजनीतिक दृष्टिकोण में कमी होने के कारण यह सहयोग हमेशा सफल नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए विकसित और जो विकासशील देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं लचीली नीतियों की आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं को देखते हुए नीति निर्माण में लचीलापन अत्यंत आवश्यक है। पारंपरिक नीतियां और अनिश्चितताओं का सामना करने में कारगर नहीं हो सकती हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को नई और अभिनव नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो बदलते हालात के साथ अनुकूल हो सकें। अब हम देखते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। इसमें हम देखते हैं आवास की हानि। तो बढ़ती जलवायु के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर कई पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले जीवों के आवासों को नुकसान हो रहा है। यह नुकसान विशेष रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कि मूंगा रीफ्स, आर्द्रभूमि और आर्कटिक में अधिक देखा जा रहा है। मूंगा रीफ्स जो समुद्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है,
समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण ब्लीचिंग का सामना कर रहे हैं। आर्द्र भूमि जो पक्षियों और अन्य जल जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवास है, जलवायु परिवर्तन के कारण सूख रही है। इसी प्रकार आर्कटिक क्षेत्रों में बर्फ की कमी के कारण वहाँ की प्रजातियों के रहने के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं प्रजातियों का विलुप्त होना। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां तेजी से विलुप्त होने के कगार पर है। इन प्रजातियों को बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही है। उदाहरण के लिए देखें, कुछ प्रजातियां तापमान में वृद्धि के कारण अपने पारस्परिक आवासों से विस्थापित हो रही हैं, जबकि अन्य प्रजातियां जैसे ध्रुवीय भालू अपनी खाद्य श्रृंखला में बदलाव के कारण भूख का सामना कर रही है। यह संकट प्रजातियों की विविधता को कम कर रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का विघटन। पारिस्थितिकी तंत्र मानव समाज को कई आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें परागण, जल शुद्धिकरण और कार्बन का भंडारण शामिल है। जलवायु परिवर्तन इन सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित कर रहा है। परागणकर्ता जैसे मधुमक्खियां बदलते मौसम के कारण संकट में हैं, जो कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक आर्द्र भूमि का नुकसान और वनस्पतियों का विनाश जल आपूर्ति को प्रभावित करता है। इसके अलावा वन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कार्बन के भंडारण में कमी आ रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो रही है। अब हम देखते हैं अनुकूलन और शमन। अनुकूलन और शमन में सबसे पहले देखते हैं अनुकूलन रणनीतियाँ। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन रणनीतियों का विकास किया जा रहा है। समुदाय और सरकारें इस दिशा में कई प्रयास कर रही हैं, जिसमें समुद्री दीवारें बनाना, जल प्रबंधन में सुधार करना और जलवायु लचीली फसलों का विकास शामिल है। समुद्री दीवारें समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और तूफानों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती है। जल प्रबंधन में सुधार जैसे कि वर्षा जल का संग्रह और सिंचाई प्रणाली का उन्नयन कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाता है। इसके अलावा जलवायु लचीली फसलों का निर्माण जैसे कि सूखे और बाढ़ सहनशील फसलें खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करती हैं। अगला देखते हैं शमन प्रयास। शमन प्रयासों का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करना है। यह नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार, वनीकरण और अन्य रणनीतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की सीमा को कम करने के लिए किया जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के लिए उपयोग को कम करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी आती है। ऊर्जा दक्षता में सुधार जैसे कि ऊर्जा संरक्षण उपकरणों का उपयोग और इमारतों की थर्मल इंसुलेशन ऊर्जा की खपत को कम करता है। इसके अलावा वनीकरण, जिसमें पेड़ लगाना और वन क्षेत्रों का पुनर्स्थापन शामिल है, कार्बन के भंडारण को बढ़ाता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत को दी गई डेडलाइन। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी ने 2021 में अलग अलग मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। तो जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर कई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि भारत को अपने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या योजना है। जॉन केरी कार्बन उत्सर्जन में कटौती की महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रमुख उत्सर्जक देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि चीन ने जलवायु के मुद्दे को दूसरे मुद्दों से रखने की बात कर खारिज कर दिया है। भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत क्लाइमेट
एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है, जिसे लेकर भारत में खुशी जताई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अपने 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है। लेकिन भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को आवश्यक स्तर लाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है और उसकी योजनाएं क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जीरो नेट और देशों की स्थिति के बारे में देखते हैं। जीरो नेट का अर्थ है जितना संभव हो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन को कम करना है। नेट जीरो को इस तरह भी समझा जा सकता है किसी देश का कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाए, यानी जो भी मानव जीवित कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वह सिंक हो जाए। इसी तरह वातावरण में जाने वाली कार्बन की मात्रा शून्य होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटा जा सकेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाने और वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपनाने होंगे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि उसका उत्सर्जन 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि चीन नए कोयला संयंत्रों के निर्माण को लेकर आपत्ति भी रखता है। दूसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश हैं अमेरिका ने नेट जीरो तक पहुंचने के लिए 2050 का लक्ष्य रखा है। अमेरिका का कहना है कि वह 2035 तक अपने पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर देगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश है भारत। भारत ने COP26 में घोषणा की है कि वह साल 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेट जीरो में भारत के कुछ और लक्ष्य हैं, जैसे 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा दक्षता तक पहुंचना है। उसके अलावा 2030 तक ही अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को 50% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरा करना है। अगला जो है 2030 तक ही कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना। और लास्ट जो लक्ष्य है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% की कमी लाना। तो भारत के नेट जीरो को लक्ष्य को हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा और विद्युतीकरण में तेजी लाने की नीतियां अपनाई जा रही है। इसके अलावा वनों में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो नेट जीरो कब तक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उरुग्वे, ये 2030 तक कम करेगा। फिनलैंड जो है वो 2035 तक कम करेगा। ऑस्ट्रिया ये 2040 तक नेट जीरो करेगा। उसके बाद जर्मनी और स्वीडन है 2045 तक नेट जीरो करेंगे। उसके बाद अमेरिका समेत कई जो देश हैं वो 2050 तक का लक्ष्य है। फिर चीन है 2060 तक नेट जीरो करेगा और भारत देश जो है वो है 2070 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य पूरा करेगा। तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक चुनौती है जिसका प्रभाव पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज के हर पहलू पर पड़ रहा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है और इसके अनुकूलन और समन के प्रभावी उपयोगों के साथ इसका मुकाबला करना होगा। सरकार, उद्योगों, समाज को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज उठाए गए कदम आने वाले कल के लिए निर्णायक साबित होंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।